नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, मतलब कि प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया का नाम लेते हैं तो आप समझो कि प्रतिक्रिया मतलब आर्मेचर द्वारा किसी प्रतिक्रिया करना, आर्मेचर द्वारा उस अल्टरनेटर में किसी एक प्रतिक्रिया का रूप देना। तो इस आर्मेचर रिएक्शन से अल्टरनेटर में क्या प्रभावित होता है, तो आप लोग इतना जानते हो क्योंकि आप लोगों ने मेरे से डीसी जनरेटर का अध्ययन किया, तो वहां आप लोगों ने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। उसका मतलब वो आर्मेचर रिएक्शन इस मशीन में एसी में मान लो या डीसी में मान लो किसको प्रभावित करती है और इसके निवारण क्या हो सकते हैं और कौन कौन से प्रभाव डालती है। तो डीसी जनरेटर में आप लोगों ने अध्ययन किया, उसका थोड़ा सा स्वरूप बताऊंगा। फिर उसके बाद में उस डीसी जनरेटर के बाद में आप ये देखोगे कि अल्टरनेटर में भी ऐसे ही आर्मेचर रिएक्शन होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन पढ़ने के लिए या इस आर्मेचर रिएक्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण अध्ययन करने के लिए तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि उस डीसी जनरेटर की आर्मेचर रिएक्शन से इस अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन कुछ अलग है। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोड का ऐसा कोई रोल नहीं था, आप लोगों ने एक ही लोड लगाया, लोड को बढ़ाया और आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी, ईएमएफ का मान कम होगा। लेकिन यहाँ पे लोड प्रभावित है, यहाँ पे लोड 3 प्रकार का रहेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, आर्मेचर रिएक्शन 3 प्रकार से होगी। तो कौन कौन से 3 प्रकार होंगे और तीनों प्रकारों से ईएमएफ कैसे प्रभावित होगा, ये आप लोग इसमें इस वीडियो में देखोगे। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नोट्स में लिखते चले जाना, लेकिन वीडियो को लास्ट एंड तक देखना और साथ साथ नोट्स बनाते चले जाना। उसके बाद आपको कभी आर्मेचर रिएक्शन के बारे में किसी प्रकार की शंका ही नहीं होगी। आर्मेचर रिएक्शन इन ए अल्टरनेटर। ये अब आपको वो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस आर्मेचर रिएक्शन की परिभाषा बताता हूं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि अल्टरनेटर हो या जनरेटर हो, जनरेटर में भी एक फील्ड पोल थे, मैन चुंबकीय फ्लक्स था और उसमें भी क्या था, एक आर्मेचर था। यहाँ भी क्या होगी, फील्ड पोल होंगे जो रोटर में होंगे और बाहरी जो आरोडी स्टेटर उसमें क्या होगा, वो आर्मेचर होगा जहाँ पे मेन वाइंडिंग स्थापित होगी। तो आर्मेचर क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न करके देगा, चाहे वो डीसी जनरेटर का हो और चाहे वो एसी जनरेटर का हो। आर्मेचर ईएमएफ उत्पन्न करके देगा, तो फील्ड पोल अलग रहेंगे, मैन चुंबकीय फ्लक्स अलग रहेगा। उस मैन चुंबकीय फ्लक्स को आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स यदि प्रभावित कर देता है तो क्या कह सकते हैं कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, कह सकते हैं कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि आप लोगों को बताऊं कि आर्मेचर रिएक्शन कहाँ था, डीसी जनरेटर में था। थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि डीसी जनरेटर की बात करते हैं, डीसी मशीन मान लो या डीसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन ने क्या किया, वहां 2 प्रभाव डाले। कितने प्रभाव डाले, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन करता क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन की बात करना है किसकी, डीसी जनरेटर की। ये करता क्या है, इफेक्ट, प्रभाव डालता है किसके ऊपर, ईएमएफ पर। इफेक्ट पर प्रभाव डालती है आर्मेचर रिएक्शन, किसके ऊपर डालती है, ईएमएफ पर डालती है। तो कौन कौन से प्रभाव डाले इसने, अब देखो आप लोग देखोगे कि प्रभाव डाला इसने चुंबकीय क्रॉस मैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइज का प्रभाव डाला और डीमैग्नेटाइज। 2 प्रभाव डाले इसने, कौन से में, डीसी मशीन में 2 प्रभाव डाले, एक डीमैग्नेटाइज था और एक क्रॉस मैग्नेटाइज। इसको कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, आप लोग पढ़ चुके हो। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने डीसी मशीन की आर्मेचर रिएक्शन के बारे में नहीं देखा है और आप जानना चाहो, संपूर्ण अध्ययन करना चाहो, तो आप डीसी जनरेटर के चैप्टर में जाना। डीसी जनरेटर के चैप्टर में वहां जाके वीडियो देखना कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है डीसी मशीन में। संपूर्ण बातें पॉइंट टू पॉइंट फेजर डायग्राम के आधार पर, एक एक नियमित पैटर्न के आधार पर सब जानकारी मिलेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते सर हमें इस बात का कंफ्यूज रह गया है, आप देखोगे तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को। लेकिन उसके बदले में आज देखें कि वो प्रभाव यहाँ भी होने वाले हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों प्रभाव एसी मशीन में भी होंगे, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो भी बताएंगे। इसलिए कहते हैं ये दोनों प्रभाव किस में होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी थे, डीसी मशीन में भी। तो क्रॉस मैग्नेटाइज इसको कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, इसको कहते हैं विचुंबकन का प्रभाव। ये इसमें क्या होता है, चुंबकीय जो मैन चुंबकीय फ्लक्स वो विचलित हो जाता है और यहाँ कुछ कम हो जाता है।
तो ये क्या है, मेन चुंबकीय फ्लक्स को विचलित करता है और ये मेन चुंबकीय फ्लक्स को कमजोर करता है। दोनों ही कारण क्या होंगे, ईएमएफ कम होगा, ईएमएफ का मान कम हो जाएगा। ये तो थी बात किसकी कि ये डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या था, और परिभाषा थी कि मेन आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय फ्लक्स का मेन चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आज किसकी पढ़ेंगे, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। कहां पढ़ेंगे, अल्टरनेटर में। ये है आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर, इसमें देखेंगे आज। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो आप लोग देखोगे कि यहाँ भी एक स्टेटर में आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, आप लोग देखोगे कि बहुत शानदार विषय समझ में आ जाएगा। डायग्राम के अनुसार आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, फिर बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया। डायग्राम देख के और मेरी परिभाषा बताने के बाद आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है और कुछ त्रुटि रह गई है या हमें कुछ कन्फ्यूज रह गया है। ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। अब देखो आप लोग जानते, ये स्टेटर है आप लोगों का, क्या है, गौर से सुनो मेरी बात। ये स्टेटर है, स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, आप लोगों को पता है कि स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो ईएमएफ उत्पन्न करके देती है अल्टरनेटर में। मैं यहाँ पे आपको आर्मेचर वाइंडिंग दिखा देता हूँ। माना कि ये आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई आप लोगों ने, ये क्या होगी, स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग दिखा दी आप लोगों ने, चलो दिखा दी। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, रोटर होगा। अब देखो उसके इसमें क्या होगा, रोटर होगा। अब रोटर माने मैं आपको 2 पोल का एक रोटर दिखा देता हूँ। रोटर क्या करेगा, रोटर में फील्ड पोल होते हैं और फील्ड वाइंडिंग होती है जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है। ये मैं आपको 2 पोल का रोटर दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि 2 पोल का रोटर, ये एन पोल है और ये एस पोल है। ये आपका हो गया रोटर और ये हो गया आपका आर्मेचर। अब इस रोटर को घुमाओगे आप लोग, इस रोटर पे क्या होती है, इस रोटर पे वाइंडिंग होती है जिसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा, आपको डायरेक्ट लिख के बता दूं आपको। ये क्या है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। अब फील्ड वाइंडिंग के 2 स्विच इसमें क्या देंगे, रोटर में आपको पता है इसमें डीसी दी जाती है। कहाँ, इसमें डीसी प्रदान करते हैं और यहाँ आपको बाहर क्या मिलती है, बाहर आपको एसी मिलती है। ये आपको 2 स्वरूप दिखा देते हैं। ये क्या मिलेगी, आपको एसी आउटपुट में मिलेगी, इसको डीसी देंगे और इसको घुमाएंगे। अब कैसे घुमाएंगे, आप लोगों को पता है शाफ्ट से घुमाएंगे, तो मैं यहाँ शाफ्ट दिखा देता हूँ, आपको पूरी बात बताऊंगा। ये मान लीजिए कि अल्टरनेटर की क्या है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट दिखाई आप लोगों ने, शाफ्ट पे क्या मिलेगा आपको, 2 स्लिप रिंग मिलेंगे आपको शाफ्ट पे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटर के रोटर को आप लोगों को डीसी सप्लाई प्रदान करवानी है। यहाँ कपलिंग मिलेगी आप लोगों को। कपलिंग क्या है, 2 मशीनों को यांत्रिक रूप से संयोजित करती है। और यहाँ क्या मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा आपका एक्साइटर, और एक्साइटर के बाद क्या मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा प्राइमर। प्राइमर क्या करेगा, इस अल्टरनेटर को घुमाएगा, ये आपको हो गया प्राइमर। इतनी बातें इसमें इस अल्टरनेटर में होती हैं, मैंने सारी बातें बताई हैं और लिखवा रहा हूँ। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको कपलिंग मिलेगी। कपलिंग क्यों, क्योंकि इस 2 मशीनों को यांत्रिक रूप से संयोजित करना है। ये हो गया इस आपका अल्टरनेटर। यहाँ आपको कपलिंग नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इस शाफ्ट के ऊपर ही फिट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसको अलग से संयोजित करते हैं तो इसको कपलिंग के द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2 कार्बन बुरुष। ये क्या मिलेंगे, 2 कार्बन बुरुष मिलेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने 2 कार्बन बुरुष दिखाई आपको। अब इस आर्मेचर, ये रोटर वाइंडिंग के 2 संयोजन है। माना कि यहाँ 2 संयोजन निकल के आए, ये संयोजन एक स्लिप रिंग से यहाँ संयोजित कर देंगे और दूसरा संयोजन यहाँ स्लिप कर देंगे। अब देखो इस प्राइमर के द्वारा घुमाएंगे, स्लिप रिंग घूमेंगी, रोटर घूमेगा, तार घूमेंगे, पूरा घूमेगा। अब इसमें क्या है, डीसी चाहिए। ये क्या देगा आपको, ये क्या है आपका एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है, एक प्रकार का डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है जो रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ये कह सकता है कि फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करने के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तब तक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का संयोजन कर देंगे। यहाँ पे ये आप लोगों ने यहाँ संयोजन कर दिया, ये और यहाँ क्या लगाएंगे, एक रियोस्टेट लगा देंगे फील्ड वाइंडिंग के धारा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल करना है। आप लोगों को पूरी बातें बता रहा हूँ मैं, पॉइंट टू पॉइंट गौर से सुनना और लिखते चले जाना, साथ साथ में नोट्स को अपडेट करते चले जाना। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी, इसमें ये धारा जो प्रवाहित हो रही है, ये कौन सी है, IF फील्ड वाइंडिंग, फील्ड करंट। क्या है, फील्ड करंट है, ये फील्ड की धारा है। ये आप लोगों का क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी आप लोगों की, आर्मेचर वाइंडिंग। और ये क्या है, ये आप लोगों का ये आर्मेचर है। और ये क्या आप लोगों का, ये रोटर है। गौर से सुना मेरी बात, ये आप लोगों का रोटर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये रोटर वाइंडिंग, ये लिख देता हूं मैं, फील्ड वाइंडिंग है। ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे। और ये क्या है, ये रिहोस्टेट है। ये क्या आपका रिहोस्टेट है, क्या करेगा, फील्ड करंट को कंट्रोल करेगा। मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या दर्शाएगा, ये IF का मान दर्शाएगा, क्योंकि धारा इसमें जा रही है। ये आप लोगों की क्या है, ये 2 स्लिप रिंग है।
क्यों कर स्लिप रिंग का काम है कि फील्ड वाइंडिंग के संयोजन करना स्लिप रिंग पे होते हैं। ये क्या है आपका होगा, ये एक्साइटर है, और ये क्या है, ये प्रधान चालक जिसको प्राइम मूवर कहते हैं। ये क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है किसको, अल्टरनेटर को। ये प्रधान चालक है। ये हो गया आप लोगों का स्वरूप। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने अल्टरनेटर ऐसे देखा। ये कौन सा अल्टरनेटर दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये फील्ड घूमने वाला अल्टरनेटर है। अब आप लोग देखोगे कि जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे, लोड कहां लगाएंगे, इन टर्मिनल बॉक्स पे लगाएंगे। आर्मेचर वाइंडिंग से 2 सिरे बाहर निकलते हैं, 3 फेज का 3 सिरे बाहर निकलेंगे, और यदि सिंगल फेज का तो 2 निकलेंगे, एक फेज का 1 न्यूट्रल निकलेगा। आप जानते हो, मैं यहाँ लोड संयोजित करके दिखाऊं आप लोगों को, ये ऐसी मिलेगी बाहर आपको। यहाँ लोड संयोजित कर देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये आप लोगों ने लोड संयोजित कर दिया, बाहर लोड दे दिया टर्मिनल बॉक्स के ऊपर, और लोड कोई भी लगा दिया, आप लोगों ने लोड लगा दिया, ठीक है। अब लोड लगाते हैं क्या होगा, यहाँ आर्मेचर धारा प्रवाहित होगी। ये क्या होगी, IA क्या है, आर्मेचर धारा है। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में धारा होगी, ये IA है, और ये आर्मी फील्ड वाइंडिंग है, और इसमें क्या है, ये फील्ड करंट है, ये फील्ड करंट IF। 2 धाराएं होंगी आपके पास, ये धारा होगी। अब गौर से सुनना, आर्मेचर में धारा कब चली, जब उसके ऊपर लोड लगाया। पॉइंट टू पॉइंट समझना मेरी बात को। आर्मेचर में धारा कब चली, जब उस पर लोड लगाया। तो अब क्या कह सकते हैं, यहां से इसमें लिख सकते हैं, देखो, प्राइम मूवर की सहायता से अल्टरनेटर को, ये क्या आप लोगों का एक्साइटर में यहाँ मार्क करके दिखा दो, ये अल्टरनेटर रहेगा, ये आपका एक्साइटर रहेगा। तो कह सकते हैं जब अल्टरनेटर को प्राइम मूवर की सहायता से प्रचालित किया जाए, जिसको चलाएंगे ये चलेगा, पूरा सिस्टम ये चलेगा। जब प्राइम मूवर की सहायता से अल्टरनेटर को प्रचालित किया जाता है तो आर्मेचर में EMF उत्पन्न होता है। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ क्या होगा, यहाँ E उत्पन्न होगा। गौर से सुनना, यहाँ E उत्पन्न होगा, इस वाइंडिंग में क्या होगा, E क्या है, EMF। E क्या है, इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड है, उत्पन्न हो रहा है किसके नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार इस वाइंडिंग में उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, लिख लेना, जब प्राइम मूवर की सहायता से अल्टरनेटर को प्रचालित किया जाता है तो फिर आर्मेचर वाइंडिंग में EMF उत्पन्न होता है। जब आर्मेचर को लोड से संयोजित किया जाता है, 2 बातें लिख लेना, आर्मेचर को लोड से संयोजित किया जाता है, तो आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। 2 बातें होगी, धारा कौन सी रहेगी, IA। तो यहां लिख सकता हूं मैं, ये IA क्या है, ये आर्मेचर धारा है, ये क्या है, आर्मेचर धारा है। पूरी बातें समझोगे, लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, कभी भविष्य में आप भूल नहीं सकते इसके बारे में। और ये क्या है, IF क्या है, ये फील्ड धारा है, क्षेत्र धारा है, इसको फील्ड करंट बोलते हैं। ये क्षेत्र धारा, 2 धाराएं आपके पास आ गई। E क्या है, उत्पन्न EMF है, किसमें, आर्मेचर में। ये आर्मेचर में उत्पन्न EMF रहेगा, आर्मेचर में उत्पन्न EMF है आपका E। अब देखना, लोड लगाया, लोड लगाने क्या हुआ, लोड लगाने के कारण आर्मेचर में धारा प्रवाहित हुई। क्या लिखेंगे, आर्मेचर पर, देखो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप लिख लेना। आर्मेचर पर क्या लगाया, लोड लगाया, लोड संयोजित किया, तो क्या हुआ, आर्मेचर में IA प्रवाहित हुई। ये होगी बात, वहां पे IA प्रवाहित हुई, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, IA प्रवाहित होगी तो IA के कारण क्या होगा, आगे देखो पॉइंट, मैं यहां से चला था, यहां तक आ गया। IA के कारण, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण इस आर्मेचर वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो, क्योंकि पता है आपको, किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। तो IA के कारण आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। यहां तक पहुंच गए हैं, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ। अब उस चुंबकीय फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे, कौन सा चुंबकीय फ्लक्स है, इस आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, जिसको φA से दर्शा सकते हैं। और यहां चुंबकीय फ्लक्स कौन सा है, इस रोटर द्वारा, यहां चुंबकीय फ्लक्स φF है। 2 बातें, ये फील्ड चुंबकीय फ्लक्स है और ये आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स है। ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, इस एक्साइटर के द्वारा उत्पन्न हुआ, इस वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न हुआ। और ये आर्मेचर में धारा लगी, उसके बाद उत्पन्न हुआ, इसके कारण उत्पन्न हुआ φF का मान, इसको कहेंगे φA उत्पन्न होगा, किसके द्वारा, आर्मेचर धारा के द्वारा उत्पन्न होगा। अब आप लोग इतना समझ गए हो कि फील्ड पोल में चुंबकीय फ्लक्स पहले से स्थापित है, फील्ड पोल में इसमें चुंबकीय फ्लक्स φA तो इसके द्वारा स्थापित पहले होगा, क्योंकि घुमाएंगे तब तो वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज बना, लोड लगाया, φA, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हुआ। धीरे धीरे
धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे। माना कि पहले 100 वाट था, 200 वाट करेंगे, 300 वाट करेंगे, 1 किलो वाट करेंगे, 1.5 किलो वाट करेंगे, 2 किलो वाट करेंगे, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। अब कंडीशन देखो क्या बदलेगी, धीरे धीरे लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाएंगे आप लोग, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। अब किया आप लोगों ने लोड, धीरे धीरे लोड बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, IA बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ाएंगे, इसको अप करेंगे तो ये बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो साथ में ये बढ़ेगा, क्योंकि आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। तीन चीजें प्रभावित होगी। अब आप बताओ, आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स लोड बढ़ने से बढ़ रहा है तो क्या ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ा। ये किसके बढ़ाने से बढ़ेगा, ये IF के बढ़ाने से I5F बढ़ेगा, और IA के बढ़ाने से I5A बढ़ता है, क्योंकि आर्मेचर में जो आर्मेचर की जो क्रियाएं हैं वो IA से प्रभावित हुई हैं, रोटर की क्रियाएं IF से प्रभावित हो रही हैं। अब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन रोटर का चुंबकीय फ्लक्स या मेन चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये चुंबकीय फ्लक्स इसको प्रभावित करेगा। ये चुंबकीय फ्लक्स जितना अधिक हो जाएगा, Φa जितना अधिक होगा, वो किसको दबाएगा, इसको प्रभावित करेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, कह सकते हैं कि जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, क्या लिखेंगे इसके बारे में, जब आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स Φa बढ़ता है, लिख दिया बढ़ता है, तो Φf प्रभावित होता है। होगा कि नहीं होगा, Φf प्रभावित हुआ ये पर, क्योंकि एक स्थान पर दो चुंबकीय फ्लक्स हैं, दोनों यदि दोनों की दिशा एक रहेगी तो भी प्रभाव, क्योंकि मेन चुंबकीय फ्लक्स मजबूत हो जाएगा। दोनों की दिशा अलग अलग रहेगी तो कम हो जाएगा, दोनों कुछ क्रॉस में होंगे तो उसको विचलित हो जाएगा, लेकिन प्रभावित कौन होगा, मेन चुंबकीय फ्लक्स प्रभावित होगा। बोलो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। तो इस आर्मेचर रिएक्शन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स का मेन चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, मेन चुंबकीय फ्लक्स है, ये मेन है आप लोगों का मेन फ्लक्स। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय फ्लक्स का मेन चुंबकीय फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। लिख लेना बात। Φa का क्या लिखेंगे, Φa का यहां लिखो, शॉर्टकट लिख लो, Φa का Φf पर पड़ने वाला प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में AR लिख सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। ये तो आप लोगों की परिभाषा साबित हुई है, किसमें, अल्टरनेटर में। अब ये कह सकते हैं यहां दोस्तों, ये किससे प्रभावित हुआ, इस धारा से प्रभावित हुआ। देखो Φf किस, Φa किससे प्रभावित हुआ, आर्मेचर की धारा से। आर्मेचर की धारा किससे प्रभावित हुई, लोड की धारा से। और आपको अब इतना पता होगा लोड कितने प्रकार के होते हैं, लोड 3 प्रकार के होते हैं। किसमें, AC में। यहाँ 3 प्रकार के लोड स्थापित कर सकते हैं, तो 3 प्रकार के लोड से ये भी प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित होगी, और ये तो प्रभावित 3 प्रकार लोड से प्रभावित हो रहा है। तो कह सकते हैं ये प्रभावित हुआ, ये बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, यदि इसका मान कुछ परिवर्तन हो रहा है किससे, लोड से, तो कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन भी प्रभावित होगी। तो क्या कह सकते हैं, अब इसमें कह सकते हैं कि अल्टरनेट में आर्मेचर रिएक्शन लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। समझ गए, लोड के पावर फैक्टर। अब लोड कैसा है, R लोड हो सकता है, L हो सकता है, C हो सकता है, यहाँ एक पावर फैक्टर हो सकता है, यहाँ लैगिंग पावर फैक्टर हो सकता है, या लीडिंग पावर फैक्टर हो सकता है। तो कह सकते हैं, अब एक चीज और नोट लगा के लिख सकते हैं इस टॉपिक में, कि अल्टरनेट में आर्मेचर रिएक्शन लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर होती है। गौर से सुना। तो अब पावर फैक्टर का पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा आप आर्मेचर रिएक्शन का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते। पावर फैक्टर का पढ़ना अनिवार्य है। पावर फैक्टर कैसा होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, कितने रूप में होगा, किसका मान कब बदलेगा, क्यों बदलेगा, ये आप लोग जानते हो। तो पावर फैक्टर का चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा तो आपको नहीं समझाया हो, बारीकी से 0 लेवल से पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन नहीं करवाए हो। तो आप मेरे उसके ऐसी फंडामेंटल की वीडियो में जाके देखना कि पावर फैक्टर क्या होता है, आपको सब पते मिलेंगे। लेकिन फिर भी आज आपको बताऊँ, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जो पढ़ाने के बाद नहीं बताया मैंने आप लोगों को, आज फिर बताऊंगा पावर फैक्टर के बारे में, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ भी। क्योंकि पावर फैक्टर को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन को नहीं समझ सकते। तो अब देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, अल्टरनेटर में लोड के अनुसार क्या होता है। अब देखते बताता हूँ आपको पावर फैक्टर के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ आप लोगों को। देखो अब पावर फैक्टर किसे कहते हैं, पावर फैक्टर होता क्या है। देखो अब पावर फैक्टर के बारे में बताऊं
क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि आर्मेचर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगी, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे किसमें, इस अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन AR, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, लोड के पावर फैक्टर, कोस फाई से दर्शाते पावर फैक्टर पर निर्भर होती है। याद रखना, पावर फैक्टर पर निर्भर होती, डिपेंड होती है पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर कैसा होगा, उसी प्रकार की आर्मेचर रिएक्शन होगी। ठीक है, अब पावर फैक्टर देखो, करंट व वोल्टेज के बीच का कोण होता है। पावर फैक्टर क्या है और पावर फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड होता है, देखो चल बता देता हूँ। पावर फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, ये लोड पर डिपेंड है। पावर फैक्टर लोड पर निर्भर होता है। और लोड कितने हैं, लोड आपको पता है 3 है, R है और L है और C है। 3 प्रकार के लोड हैं, तीनों प्रकार के 3 पावर फैक्टर होंगे। होता क्या, देखो पावर फैक्टर होता है करंट व वोल्टेज के बीच का कोण होता है। करंट व वोल्टेज के बीच का कोण होता है, कह सकते हैं अल्टरनेटर में या सिंक्रोनस मशीन में। अल्टरनेटर में या ये क्या है, अल्टरनेटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मशीन है। अल्टरनेटर या सिंक्रोनस में वोल्टेज व धारा के बीच का कोण होता है पावर फैक्टर, जिसको कोस फाई से दर्शाते हैं। किसका बीच का कोण है, ये पावर फैक्टर आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये वोल्टेज एंड धारा के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, एंगल है ये। आप इसको अच्छी तरह विस्तृत रूप से जानोगे तो आप लोगों को मेरे ऐसे फंडामेंटल के चैप्टर जाना और पावर फैक्टर चैप्टर देखना, मैंने आपको फॉर्मूले सहित बताया आप लोगों को मैंने वहाँ पे। दूसरा क्या है, पावर फैक्टर प्रतिरोध व इम्पीडेंस का अनुपात होता है। ये क्या है, ये भी पावर फैक्टर है। ये कोस फाई क्या है, प्रतिरोध व इम्पीडेंस का अनुपात है। और तीसरा क्या है, ये पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात है। वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति, तीन दोनों, आभासी शक्ति का अनुपात हो गया। या फिर कह सकते हैं वास्तविक शक्ति को P से दर्शाते हैं, इसको S से दर्शाते हैं, P/S। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की रिएक्टिव पावर है। पावर फैक्टर क्या होगा, वही होगा जहां रिएक्टिव पावर होगी वहां पावर फैक्टर होगा। अब पावर फैक्टर करता लोड पे डिपेंड। लोड हो गए आप लोगों के 3, इतना मैंने आपको हिंट दिया है, इतना आप लोगों को यदि पढ़ा होगा और नोट्स बनाएंगे तो समझ में सब कुछ आ गया होगा आप लोगों को, और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो एसी में अब आर्मेचर रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, आर्मेचर रिएक्शन एसी में आर्मेचर रिएक्शन कितने प्रकार से होगी, एसी में आर्मेचर रिएक्शन 3 प्रकार से होगी। 3 प्रकार से करें क्योंकि लोड भी 3 प्रकार के हैं। अब एसी में लोड 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एसी में लोड 3 प्रकार के होते हैं, R, L, C 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकारों में मैं आपको बताऊं, फिर आपको बताता हूं कि तीनों प्रकारों का पावर फैक्टर कैसा होगा, वो दिखाता हूं आप लोगों को। तीनों प्रकारों में बताता हूं कि पावर फैक्टर कैसा होगा, आप इन तीनों के बारे में देखना। देखो तीनों में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको आर लोड दिखाता हूँ। आर का मतलब रजिस्टिव लोड दिखाता हूँ, रजिस्टिव लोड। और दूसरा क्या है, इंडक्टिव लोड। लिखते चले जाना और नोट्स में अपडेट करते चले जाना। और तीसरा क्या है, कैपेसिटिव लोड। ये क्या है, तीनों के तीनों आप लोगों के पास लोड रहेंगे, बाहर रहेंगे। और तीनों में पावर फैक्टर कैसा होगा, यहाँ यूनिटी होगा। यहाँ क्या होगा, यूनिटी में एक पावर फैक्टर रहेगा। यहाँ पावर फैक्टर कैसा रहेगा, यहाँ लैगिंग रहेगा। यहाँ कैसा रहेगा, यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। अब लीडिंग लैगिंग क्यों होता है ये भी आप लोगों को मैंने अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखने वाले हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में कौन बताएगा, क्या कैसी होती है। यहाँ में आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तो मैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी। यहाँ आर्मेचर रिएक्शन कितने रूप में होगी या आर्मेचर रिएक्शन के कितने प्रभाव होंगे, कौन से लोड में कौन सा प्रभाव होगा। यहाँ मैं आपको प्रभाव लिखाने वाला हूँ कि प्रत्येक, इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉस, क्या लिख लेना, क्रॉस मैग्नेटाइज। कौन सा प्रभाव होगा, क्रॉस मैग्नेटाइज का प्रभाव होगा। कौन से में, इस रजिस्टिव लोड में होगा, याद रखना बात। दूसरे में कौन सा होगा, यहाँ डीमैग्नेटाइज होगा। यहाँ डीमैग्नेटाइज का प्रभाव होगा। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइज का प्रभाव किसमें होगा, इंडक्टिव लोड या लैगिंग पावर फैक्टर में रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ मैग्नेटाइज प्रभाव रहेगा। तीसरे में कैपेसिटिव लोड में मैग्नेटाइज का प्रभाव रहेगा। मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं। अब तीनों को एक एक रूप से देखेंगे, एक एक प्रकार का अध्ययन करेंगे, तब जाके इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तब जाके कहीं आपको समझ में आएगा। तो कितना होगा, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। ये किसमें है, यहाँ ये लोड कहाँ पे है, 3 लोड यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक बार तो आप रेजिस्टेंस लगाओगे तब देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। एक बार आप यहाँ इंडक्टेंस लगाओगे तब देखेंगे, और एक बार यहाँ पे आप कैपेसिटेंस लगाओगे तब देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन कैसी होती है, उसका फेजर डायग्राम कैसा होता है।
और ईएमएफ पर कैसे प्रभाव पड़ता है, अब जाके कहीं कुछ अलग इस वीडियो का या इस टॉपिक का मोड बदलने वाला है, इसमें कुछ अलग परिवर्तन होने वाला है, उसको काफ़ी जानकारी से देख। अब देखो मैं बताता हूँ आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, तीनों प्रारूप के बारे में बताता हूँ, तीनों में किस प्रकार होता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया है। अब मैं एक एक की जानकारी बताता हूँ, यहाँ पे पूरी बातें देख के आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आर्मेचर रिएक्शन कितने रूप में होगी या कितने प्रकार से होती है, लिख लो। आर्मेचर रिएक्शन पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन 3 रूप में होती है, 3 रूप से होती है। एक तो ये लिखना, या फिर ये कभी गवार नहीं भाई कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव, कितने प्रभाव होंगे अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव, कितने प्रभाव होंगे, 3 प्रभाव होंगे। चाहे 3 प्रभाव देखो, चाहे 3 रूप से आर्मेचर रिएक्शन को देखो, बात होती वही आती है। अब पहला प्रभाव कौन सा लिखा था मैंने आपको को, क्रॉस मैग्नेटाइज, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला लिखा था क्रॉस मैग्नेटाइज। कभी कभी मैग्नेटाइजेशन भी आ जाता है, तो आप चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मैग्नेटाइज लिखा है, हमने मैग्नेटाइजेशन देखा है, ऐसा नहीं होता। इसको हिंदी में कहेंगे चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, ये दिखाऊंगा आप लोगों को, इसके बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को अब कि चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव क्या होगा और कैसे होगा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों के सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने आपको बनाया और एक एक पॉइंट टू पॉइंट देख के बताया है। इसमें देखो क्या होता है, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव में आप लोगों ने यहाँ इस प्राइमर को चलाया और इस रोटर में डीसी सप्लाई मिल गई, इस एक्साइटर के द्वारा मिल गई। यहाँ इसको स्थिर रखेंगे, क्या क्या स्थिर रखेंगे यहाँ पे, इस फील्ड वाइंडिंग का मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन का इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड रखेंगे, किसका, इसके फील्ड का। देखो यहाँ लिखेंगे, लिखने वाले हैं फील्ड का मान कि कितना चुंबकीय फ्लक्स है, उसको इसको नहीं बढ़ाएंगे तो उसका चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ये रखेंगे, इसका स्थिर रखेंगे। फील्ड का मैग्नीट्यूड स्थिर रखेंगे कि फील्ड में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत, उसका मान स्थिर रखेंगे, कितना चुंबकीय फ्लक्स का मान, और ये इसको कांस्टेंट रखेंगे तो अपना भी हो जाएगा कांस्टेंट। दूसरा रखेंगे NS, ये स्पीड कांस्टेंट रखेंगे इसकी, लेकिन इसकी गति बराबर रखेंगे। जैसे 1500 आरपीएम पर घूम रहा है तो 1500 आरपीएम ही रहेंगे, और इसका मान यदि 50-100 वेबर ही रखेंगे। ये तो इसका 2 चीज़ स्थिर रखेंगे। अब आप लोग दोनों चीज़ों को स्थिर रख के आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने लोड लगाया। अब कैसा लगाया आप लोग देखना गौर से, यहाँ लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोड स्थापित करने वाले हैं अब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लोड स्थापित किया। अब आप बता सकते हो कोस फाई कैसा होगा, यहाँ पे कोस फाई यूनिटी होगा। एक तो ये बात आ गई, और वोल्टेज व करंट वोल्टेज के बीच का कोण कैसा होगा, इन फेज होंगे, कोई कोण नहीं होगा, 0 डिग्री का कोण होगा तब जाके तो होगा, ये ऐसे होगा। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, ये वोल्टेज रहेगा, ये आई रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। लोड कैसा है अब लिख लेंगे, लोड कैसा लगाया क्रॉस मैग्नेटाइज में, लोड कैसा लगाया आप लोगों ने, रजिस्टिव लोड लगाया। लोड कैसा है, रजिस्टिव, इसको प्रतिरोधी भार कह सकते हैं। प्रतिरोधी भार लगाया तो फिर क्या करेंगे, प्रतिरोधी भार लगाने से क्या होगा, देखो यहाँ से इसको घुमाते ये तो बन जाएगा, ये तो उत्पन्न हो जाएगा, ये तो लोड लगाया तो वोल्टेज एंड आई के बीच का कोण, आई के बीच एंगल कैसा होगा, क्योंकि करंट वोल्टेज के बीच का कोण क्या है, पावर फैक्टर है। एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। कह सकते हैं ये वोल्टेज रहेगा तो ये आई रहेगी, इन फेज रहेंगे, ये कह सकते हैं इन फेज रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे। 2 चीज़ें होगी तो कोस फाई कैसा होगा, यहाँ पे कोस फाई यूनिटी होगा, कोस फाई यूनिटी इकाई रहेगा, कोस फाई यूनिटी रहेगा। यहाँ पे इतनी बातें आपके समझ में आ गई। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि करंट व वोल्टेज इन फेज हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि ई एंड आई क्या है, इन फेज हैं। ये ई उत्पन्न हो, ये तो वी मिलेगा, ई से वी क्यों मिला, यहाँ क्या मिला आप लोगों को, वी मिलेगा, वी टी मिलेगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस प्रतिरोध के कारण होगा, आर्मेचर रिएक्टेंस के कारण होगा। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है। ये कैसे होंगे, ये इन फेज रहेंगे, ये आई ए आर्मेचर की धारा और ई दोनों इन फेज होते हैं। अब इन फेज का मतलब होता है कि इसको बढ़ाएंगे,
इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी इसका मान बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे फाई ए, यहाँ कह सकते हैं फाई ए ये कब बढ़ेगा, इसकी बात देखो, ये इसके ऊपर डिपेंड होना कोई आई ए बढ़ेगा तो आई ए बढ़ते ही फाई ए बढ़ेगा। तो फाई ए किसके समानुपाती रहेगा, लिख लेना, फाई ए आई ए के समानुपाती होता है। इसका मतलब फाई ए कब बढ़ेगा, जब आई ए का मान बढ़ेगा, और फाई ए कब घटेगा, जब आई ए का मान घटेगा। दोनों का समानुपाती का मतलब ये होता है। यहां तक आपके समझ में ये आ गया प्रारूप आपको, इसको प्रभावित किया आप लोगों ने लोड के साथ साथ, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पे एक तो ये है और दोनों में क्या है, सापेक्ष गति है। तो कह सकते हैं, देखो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि इस ई का मान कितना रहेगा। इस ई की बात करें, इस ई की बात करता हूं मैं यहाँ पे कि ई का मान क्या रहेगा। देखो ई का मान क्या होता है, इसी में ई मैक्सिमम हो गया, ई मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ई का मान है। और इस फाई एफ का मान, आई एफ का या फाई एफ का मान, इसको लिखेंगे फाई एफ का मान, ये क्या है, फाई मैक्सिमम कोस ओमेगा टी, ये आता है। अब दोनों को मैं फेजर बना के दिखाऊं आप लोगों को, दोनों क्या रहेंगे, लिख लो यहाँ पे एक बात कि ई एंड फाई एफ दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तभी तो जाके ईएमएफ उत्पन्न होगा। फाई एफ ये मान कैसे देखो आपको बताता हूँ। जैसे ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये इसको 90 डिग्री पे काटेगा तो ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा, और यदि 180 डिग्री पे काटेगा तो ईएमएफ का मान सबसे कम होगा। इसका मतलब कह सकते हैं इसका मान 0 कब होगा, ए का मान 0 कब होगा, जब ये इससे 180 डिग्री पे रहेगा, 180 डिग्री पे काटेगा तो ए का मान, इसलिए मतलब अधिकतम मान कब होगा, जब ये 90 डिग्री पे इसको काटेगा। तो इसका फेजर ये हो सकता है, दोनों का फेजर ये बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको ये काटेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसका फेजर कैसे बना सकते हैं, यहाँ से ये बना सकते हैं, ये आप लोग उसका फेजर बनाओगे, यहाँ ई एक्सिस पे ये लिखेंगे ई और यहाँ लिखेंगे फाई एफ, यहाँ लिखेंगे फाई एफ, दोनों 90 डिग्री पे हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री पे। कौन कौन, ई मतलब ईएमएफ उत्पन्न होने वाला वो, और ये फाई, इसका मान कितना था फाई एम और कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ये ओमेगा कोस में है, और इसका मान था ई एम साइन ओमेगा टी। ये मेरे एसी के चैप्टर में जाके देखो तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, साइन ओमेगा टी, इसका मान ये है। तो याद रखना इस रेजिस्टिव लोड में फाई एफ और ई दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं, आगे क्या लिखेंगे, इस रेजिस्टिव लोड में क्या लिखेंगे, इस रेजिस्टिव लोड में, किसमें, इस रेजिस्टिव लोड में क्या लिखेंगे, यहां से आर लोड में, आर लोड में। मेरी बातें समझ में नहीं आता मेरे को बताना कि सर आपने क्या खिचड़ी से बना दिया, हमें समझ में नहीं आई, बता देना मेरे को साथ साथ में। अब देखना आप लोगों ने इसको बढ़ाया, मैंने आपको लिखा था कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, गौर से सुना, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, है कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आई ए बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, आई ए घटेगी तो ये घटेगा, दोनों समानुपाती हैं। तो ई किसके समानुपाती है, ये कब बढ़ेगा, ये देखो ये कब बढ़ेगा, मैंने इन दोनों को लिखा है, तो ये बढ़ेगा, देखो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये कब बढ़ेगा, देखो फाई एफ कब बढ़ता है, ये आई एफ का मान बढ़ेगा तब बढ़ेगा, गौर से सुनना। और ई कब बढ़ेगा, ई ये ईएमएफ जब फाई एफ का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा फाई एफ का मान। इसका मतलब ये हो गया कि ई फाई एफ के समानुपाती होगा, आर लोड में ई समानुपाती फाई एफ, और फाई एफ का मतलब ये क्या, फाई एफ क्या है, ये इस फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स है, मेन चुंबकीय फ्लक्स है, ये मेन चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ दो चुंबकीय फ्लक्स आ गए, एक चुंबकीय फ्लक्स तो फाई एफ आ गया, ये कह सकते हैं इसके बढ़ने से, लोड के बढ़ने से ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। तो दोनों चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पे दोनों चुंबकीय फ्लक्स का प्रारूप देखते हैं। ये क्या था, ई था, यहाँ फाई ए लिख सकते हैं, देखो फाई ए, ठीक है ना, ये फाई ए और ये फाई एफ, आपके सामने दो चुंबकीय फ्लक्स आ गए, फाई एफ और फाई एफ। इसका क्या है, दोनों लिख लेना, फाई ए एंड फाई एफ दोनों 90 डिग्री पे होंगे, दोनों 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है ना, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, दोनों 90 डिग्री पे होंगे। तो क्या होगा, ये दोनों 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि यदि फाई एफ, ये फाई एफ 0 डिग्री पे होता है तो ई का मान मैक्सिमम होता है,
और फाई एफ 90 डिग्री पे होता है तो ई का मान 0 होता है। इसका मतलब ये होता है आपको, ये देखिए ये होता है 90 डिग्री का मतलब। तो यहाँ ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया जैसे चुंबकीय फ्लक्स ये घूम रहा है, मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइज में क्या होगा, इस कंडीशन में फाई एफ लिख लेना। कौन सी कंडीशन में, इस आर लोड में फाई एफ या फाई ए फाई एफ के क्रॉस होता है, विपरीत होता है, इसलिए विपरीत मतलब कि क्रॉस होता है, क्रॉस होता है ना। तो ये कौन सा प्रभाव हो गया, ये क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव हो गया। क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव जिसको कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता है। इससे क्या होता है, क्रॉस कैसे होता है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स कौन सा है, ये फाई एफ है और क्रॉस में ये आएगा इसके ऊपर ये। यदि फाई एफ ये है तो फाई ए ये आएगा, मतलब कि इसके विपरीत रूप से सामने से काम नहीं कर रहा है। सामने से काम करेगा तो इसको कमजोर कर देगा, लेकिन क्रॉस कर इसका ये हो सकता है, ये चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करेगा ऐसे फाई ए वाला। तो ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे मुड़ सकता है, जैसे ये सीधा आ रहा है, ये ऊपर से दबाएगा तो ऐसे मुड़ सकता है, ये नीचे मुड़ सकता है। तो ये जगह यहाँ पे खाली हो सकती है, ये जगह खाली हो सकती है। कुछ चुंबकीय फ्लक्स विचलित हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कुछ चुंबकीय फ्लक्स विचलित हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स कौन सा विचलित होगा, मैन चुंबकीय फ्लक्स विचलित होगा। तो इस स्थिति में मैन चुंबकीय फ्लक्स कुछ विचलित हो जाता है या अपने जो रास्ता प्रभावित होने उसको कुछ रूप से प्रारूप उसका रास्ता बदल लेता है, कुछ जगह छोड़ के रास्ता बदल लेता है। तो जिससे क्या होगा, ईएमएफ का मान कम होगा। इस प्रभाव से क्रॉस मैग्नेटाइज से क्या होगा, इस ई का मान कम हो जाएगा। लिख सकते हैं इस प्रभाव से क्या होगा, ई का मान क्रॉस हो जाता है। देखो फाई ए फाई एफ के क्रॉस होगा और फाई एफ विचलित हो जाएगा, विचलित होगा। और इसके कारण क्या होगा, ई का मान कुछ कम होगा, कुछ कम हो जाएगा। क्या कुछ कम होगा, इससे यह प्रभावित होता है कि रेजिस्टिव लोड में ई का मान आर्मेचर एक्शन के चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव से ई का मान कुछ कम होता है। याद रखना बात, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। कौन सा प्रभाव होगा, सारी चीजें आ चुकी हैं। अब देखो विचलित होगा तो आप, जैसे आपको मैं कुछ प्रारूप दिखाता हूँ, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, उसमें दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये ऐसे होगा, जैसे ये दो पोल हैं, गौर से सुनना, ये दो पोल हैं, ये दो पोल, ये एन पोल है और ये एस पोल है। ये आप लोगों का रोटर है और रोटर ऐसे घूम रहा है। ये आर्मेचर मान लीजिए, ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है। अब गौर से सुनना, आर्मेचर ऐसे घूमेगा। मैंने कुछ 2-3 पॉइंट बताए थे, आप लोगों को याद होगा, टीपीटी और एलपीटी। ये प्रश्न काफी बार आ चुके हैं अल्टरनेटर में भी, कि क्रॉस मैग्नेटाइज में टीपीटी पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कितना होगा और एलपीटी पर कितना होगा, ठीक है ना। टीपीटी पर कितना होगा, एलपीटी पर। अब देखो ये टीपीटी और एलपीटी, ये आर्मेचर, ये आर्मेचर घूमेगा नहीं, ये क्या है, ये आर्मेचर है, ये आपका ए आर है, ये आर्मेचर है। इसके घूमने की दिशा पर DOR पर निर्भर करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर निर्भर करता है क्या, टीपीटी क्या होता है जब, और एलपीटी क्या होता है। जैसे यहाँ इसको बताऊंगा टीपीटी और ये एलपीटी होता है। क्यों होता है आपको बताऊंगा। देखो ये आप लोग मेरे डीसी जनरेटर के चैप्टर में देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। टीपीटी का मतलब होता है ट्रेलिंग पोल टिप और एलपीटी का होता है लीडिंग पोल टिप। याद करना, टीपीटी का मतलब ट्रेलिंग पोल टिप और एलपीटी का लीडिंग पोल टिप। अब एलपीटी और टीपीटी एसी मशीन की बात करें या फील्ड डीसी मशीन की बात करें, फील्ड पोल की घूमने की दिशा पर डिपेंड होता है। मैंने ये इसको उल्टा घुमा दूंगा तो टीपीटी यहाँ बन जाएगा और एलपीटी यहाँ बन जाएगा। अब टीपीटी क्या होता है, टीपीटी पोलों का वह भाग होता है, पोलों का अग्र भाग होता है। ये अग्र भाग, यहाँ ये टीपीटी रहेगा, ये एलपीटी रहेगा। ये क्या होता है, आपको परिभाषा बताता हूँ। और अधिक जानकारी चाहो तो मेरे डीसी जनरेटर के चैप्टर में आगे देखना कि टीपीटी एलपीटी मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। तो कह सकते हैं कि वह भाग जो आर्मेचर की घूमने की दिशा में चालक छोड़ते हैं, जैसे आर्मेचर ही घूमेगा, आर्मेचर को तो चालक, जैसे ये चालक है यहाँ पे, ये चालक यहाँ पे है, ये चालक, इसको देखो ये घूमेगा, इस चालक को छोड़ के आगे इस चालक को पकड़ेगा। ये जो आगे देखो डी और ये है, इसको पकड़ेगा तो ये जो भाग छूटता है वो टीपीटी, जो भाग इसके संपर्क में आता है वो एलपीटी। इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये भाग छूटेगा पोल का और ये भाग संपर्क में आएगा, तो ये टीपीटी बन जाएगा, ये एलपीटी बन जाएगा। तो कहते हैं आर्मेचर की घूमने की दिशा पर टीपीटी एलपीटी निर्भर करते हैं। अब टीपीटी क्या होता है, वह भाग जो आर्मेचर की घूमने की दिशा में आर्मेचर चालक छोड़ते हैं। पोल का वह भाग जो आर्मेचर चालक छोड़ेंगे वो टीपीटी, और वह भाग जो आर्मेचर चालक अपने संपर्क में करेंगे वो एलपीटी। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जो विचलित होगा ऐसे, तो यहाँ ऐसे बन जाएगा,
ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे विचलित हो जाएगा, ये ऐसे जाना था सीधा था, यहाँ विचलित हो जाएगा। अब बताओ ये भी क्या है, देखो इसको छोड़ेंगे ये टीपीटी है और ये एलपीटी है, इसको संपर्क में करेंगे घूमेंगे तो ये उल्टा है। तो अब बताओ कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बी, क्योंकि ये सारा क्या है, बी है। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ये घनत्व है। इसकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इकाई होती है। चुंबक के चैप्टर में जाके आपको याद होगा था। फ्लक्स घनत्व बी का मान कहाँ अधिक होगा, पूछा जाएगा कि चुंबक के विक्षोभ प्रभाव या क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव में टीपीटी पर फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा और एलपीटी पर फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा। तो क्या बता सकते हैं आप, टीपीटी पर अधिक होगा। देखो ये टीपीटी है, इसके ऊपर अधिक होगा और एलपीटी पर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अल्टरनेटर के चुंबक के विक्षोभ प्रभाव आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव में टीपीटी पर बी चुंबक के फ्लक्स घनत्व का मान अधिक होगा और एलपीटी पर कम हो जाएगा। याद रखना, इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, ईएमएफ का मान तो कम हो ही गया। इस स्थिति में क्या होगा, ईएमएफ का मान कम हो गया, तो क्या इसको आप चेंज करोगे। मैंने बताया कि इस स्थिति में दोनों चीजें स्थिर होंगी, इसकी मैग्नीट्यूड स्थिर रहेगा और एनएस स्थिर रहेगी। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इस स्थिति में आपको यहाँ एयर गैप अधिक कर जाएगी। एयर गैप, ये है एयर गैप, एयर गैप, ये एयर गैप है किसके, आर्मेचर और रोटर के बीच में जो एयर गैप उसको कुछ अधिक रखा जाता है, उसको कुछ अधिक याद रखना। इस क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आर्मेचर और रोटर के बीच कुछ एयर गैप अधिक रखा जाता है, जिससे आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को अधिक रिलेक्टेंस का मार्ग मिले और वो रोटर द्वारा उत्पन्न की गई चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रभावित करे। इसका मतलब यहाँ दूरी गैप कुछ बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इस आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स जो स्थापित होगा यहाँ इसको ज्यादा रिलेक्टेंस मिलेगा और इसके प्रभाव को कम प्रभाव, इसके चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रभावित करेगा। इसलिए कह सकते हैं रोटर व आर्मेचर के मध्य एयर गैप अधिक रखा जाता है और फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, कम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी बातें लिखना काफी बार परीक्षा में पूछेंगे आप लोगों को। किसमें, क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव में। मैंने अब तक एक आर्मेचर एक्शन आप लोगों को पढ़ाई है, दूसरी अब पढ़ाएंगे। कौन सा लोड लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे इंडक्टिव लोड। यहां तक कि कोई समस्या हो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब देखो लोड कौन सा लगाएंगे, लोड लगाएंगे यहाँ पे आप लोगों को लोड की प्रवृत्ति बताता हूँ। देखो चेंज करता हूँ यहाँ पे लोड को मैं। अब आप लोगों ने लोड लगाया इंडक्टिव, इंडक्टिव में कोई कॉइल लगाएंगे, कोई मोटर लगा देंगे यहाँ पे, इस अल्टरनेटर पर कोई मोटर लगा देंगे। ये लगाया इंडक्टिव लोड, एल लोड, इसको कहेंगे इंडक्टिव। इसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव लोड कहेंगे, प्रेरकीय भार कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडक्टिव लोड, हिंदी में प्रेरकीय भार, प्रेरकीय भार कहेंगे। कहाँ लगाया, ये लगाया प्रेरकीय भार। अब इसका देखो करंट वोल्टेज के बीच का कोण कैसा होगा, करंट वोल्टेज के बीच का कोण 90 डिग्री लैग होगा। यदि शुद्ध है तो 90 डिग्री लैग होगा। कोस फाई कैसा होगा, लैगिंग होगा। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं दूसरा प्रभाव कौन सा था, डीमैग्नेटाइज का प्रभाव। दूसरा प्रभाव कैसा था आप लोगों का, डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज किसका, आर्मेचर का डीमैग्नेटाइज, जिसको कहते हैं चुंबकीय विचुंबकन प्रभाव। इससे क्या होता है और किस प्रकार इस प्रभाव को दूर करेंगे, ठीक है, कैसे इसको दूर करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, आप लोग इतना जानते हो कि E का मान E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होता है और फाई एफ आप लोगों को पता ही होता है। ये तो आप लोगों को डायग्राम किसका, E का, ये E से होता है। यहाँ से ये लिख लेना यहाँ पर भी कि इतनी बातें, ये E होता है यहाँ पे। देखो इस स्थिति में क्या होगा, इंडक्टिव लोड में क्या होगा, E व I के मध्य इंडक्टिव लोड लगा। लोड कैसा है, देखो लोड कैसा है, इंडक्टिव है। कैसा है, प्रेरकीय भार है, इंडक्टिव लोड हो गया। और वोल्टेज एंड करंट के बीच कोण कैसा है, कोण 90 डिग्री है, बिल्कुल होगा। आप लोग इतना जानते हो। कैसा होगा, 90 डिग्री लैगिंग होगा, 90 डिग्री लैगिंग होगा। तो पावर फैक्टर क्या रहेगा, पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा। पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। इतनी बातें आप लोगों को मैं बता चुका हूं और आप लोग जानते भी हो। अब देखो यहां से आप लोग जानते हो ई फाई से पहले ऑलरेडी ही 90 डिग्री पे है। ई और फाई एफ मतलब कि फील्ड फ्लक्स और ये उत्पन्न होने वाला ईएमएफ एक दूसरे से 90 डिग्री पे है।
है कि नहीं है। और फाई देखो मैं आपको लिखाता हूँ, फिर लिखाता हूँ, ये बढ़ेगी। अब किसको बढ़ेगी, इसको बढ़ाएंगे, लोड को बढ़ाएंगे। देखो लोड बढ़ाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, लोड बढ़ाएंगे। तो कौन बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आई ए बढ़ेगी तो फाई ए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आर्मेचर का फ्लक्स, आर्मेचर की धारा बढ़ी, आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ा। आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा तो इसको प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा, मैन चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करेगा। वही तो अपनी क्या थी, आर्मेचर रिएक्शन थी, उसकी तो बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूसरी बातें, आई ए का मान, आई ए क्या है, आर्मेचर धारा ई से क्या है, 90 डिग्री लैग है। और लैगिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, समझो मेरी बात को, ये V और ये I, और ये आई ए है और ये आपका ई है, 90 डिग्री लैग। मैंने आपको बताया है कि जो राशि लैग चलेगी वो क्लॉकवाइज चलेगी, ये क्लॉकवाइज चलेगी। जो राशि लीडिंग रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो ये धारा किससे है, इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग है, ये एंटी क्लॉक, देखो क्लॉक ऐसे ही चलती है, क्लॉकवाइज चल रही है। आप लोगों इसी के चैप्टर में मैंने पूरी बातें बताई, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे। तो यहाँ हो गया कि आई ए, देखो आई फाई ए क्या हो गया, फाई ए समानुपाती आई ए, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, दोनों है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। यहाँ अब देखो इस डायग्राम को इसके साथ मिला दें, कौन से को, क्रॉस मैग्नेटाइज में, ये फाई एफ वाला ई वाला इसके साथ मिला दें। यहाँ ई है, ये आई है, और आई ए के बदले में क्या है, फाई ए है। तो मैं दोनों को मिला के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बातें आप लोग देख चुके हो क्रॉस मैग्नेटाइज में, इसमें डी मैग्नेटाइज में होता क्या है, एक डायग्राम अलग से बना के दिखाता हूँ। यहाँ इसको शामिल करेंगे। देखो यहाँ क्या मिलेगा आप लोगों को, ये हो गया आप लोगों का ये क्या है, ई है, देखो ई, ये क्या है, फाई एफ है फाई एफ, और ये क्या है, आई ए है, और आई ए के बदले में क्या मिला, फाई ए मिला। यहाँ उसको आई ए के बदले में फाई ए कर देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या था आपका, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है, और ये माइनस साइन ओमेगा टी है। ये कोस ओमेगा टी है, प्लस में है कोस ओमेगा टी, और ये माइनस कोस ओमेगा टी है। इतना जानते हो आप लोग, एसी के चैप्टर में देखा था, कोई बात नहीं। अब दोनों को मिला है, देखो फाई ए और फाई एफ दोनों विपरीत हैं। ये इधर है, देखो इसका मैग्नीट्यूड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये तो इसके 90 डिग्री में है, ये भी इसके 90 डिग्री में है। फाई ए ई से 90 डिग्री पर रहेगा, क्योंकि फाई आई चलेगी 90 डिग्री कैसा रहेगा, लेग रहेगा, और फाई एफ इससे 90 डिग्री रहेगा, दोनों 90 डिग्री पे हैं। लेकिन इसको छोड़ो आप लोग, अपने को तो इस चुंबकीय फ्लक्स इसकी ये और इसकी दोनों की बात करनी, आई इसकी दोनों की बात करनी है। तो कैसा हुआ, एक दूसरे के विपरीत हो गए। किसमें, इंडक्टिव लोड में फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे को समाप्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसमें लिख सकते हैं, इसमें आगे और प्रारूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दिखाता हूँ इंडक्टिव लोड में क्या होगा। इंडक्टिव लोड की बताता हूँ, देखो ये दोनों का डायग्राम एक बना, इंडक्टिव लोड में लिख लेना। यहाँ पे इंडक्टिव लोड की बातें चल रही है कि फाई ए, देखो फाई एफ और सुनना, ये फाई एफ एंड फाई ए, ये फाई ए, दोनों विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगे। हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड इधर आ रही, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों आमने सामने हो सकते हैं, विपरीत होंगे। ये इधर जाएगा तो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, दोनों विपरीत होंगे। जिसके कारण क्या होगा, एक दूसरे को निरस्त करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा, होंगे ये दोनों होंगे तो क्या होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को निरस्त करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, निरस्त करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, खत्म करेंगे एक दूसरे को। और निरस्त करने की कोशिश करेंगे तो बताओ मैन चुंबकीय फ्लक्स ये कमजोर हुआ कि नहीं हुआ। इसका ये लोड बढ़ेगा तो मजबूत होगा, और ये इसका कमजोर हो गया, जिससे क्या होगा, मैन चुंबकीय फ्लक्स यहाँ लिख सकते हैं, जिसके कारण, जिससे क्या होगा, इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में मैन चुंबकीय फ्लक्स, मैन फ्लक्स कौन सा है, फाई एफ कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा। और इसी को कहते हैं डीमैग्नेटाइज। मैन चुंबकीय फ्लक्स का कमजोर पड़ना किसके कारण, आर्मेचर के कारण
मेन चुंबकीय फ्लक्स कमजोर हो जाना डीमैग्नेटाइज आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। आगे समझ में, डीमैग्नेटाइज आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। अब इससे क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, ई बहुत अधिक घटेगा, ई बहुत अधिक कम होता चला जाएगा, होने लग जाएगा, कम होगा, ऐसे करें तो बहुत अधिक कम होगा, बहुत अधिक कम होगा, मतलब कि ज़्यादा रिड्यूस होगा, ज़्यादा कम होगा, ऐसे कि ज़्यादा कम होगा, मतलब कि रिड्यूस ई कम होगा, रिड्यूस होगा, कितना, बहुत ज़्यादा कम होगा, और ई का मान घटता चला जाएगा, ऐसे ई का मान धीरे धीरे और ज़्यादा कम होता चला जाएगा। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि वोल्टेज घटना शुरू हो गया, इंडक्टर लोड लगा सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन हो गई है, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस स्थिति में आप लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए, इसका फील्ड एक्साइटेशन IF के मान को बढ़ाएंगे और इस IF को बढ़ाएंगे, और ये IF इसको मतलब इसको बढ़ाएंगे। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, लिख लो, इस कंडीशन में जो आपको कंडीशन लिखे, इस कंडीशन में फील्ड एक्साइटेशन को रियोस्टेट के द्वारा कम ज़्यादा किया बढ़ाना पड़ता है। इस स्थिति में फील्ड एक्साइटेशन को रियोस्टेट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है, अर्थात फील्ड करंट को बढ़ाया जाता है, तब जाके कहीं वोल्टेज अप होता है और आपका आर्मेचर रिएक्शन दूर हो सकता है। ये आपके मैंने 2 आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाई है। कितनी पढ़ाई, 2 आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव पढ़ाई। तीसरा देखते कौन कौन से हो गए, 2, एक क्रॉस मैग्नेटाइज हो गया और एक डीमैग्नेटाइज हो गया। तीसरा देखते हैं मैग्नेटाइज प्रभाव, उसमें क्या होगा, वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा। आप लोगों को पता है कि क्रॉस मैग्नेटाइज में बहुत कम वोल्टेज घटा था और डीमैग्नेटाइज में बहुत ज़्यादा घट गया, लेकिन इसमें आप देखोगे किसमें, इस मैग्नेटाइज इफेक्ट में वोल्टेज बढ़ने की घटने की बजाय बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है वो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तीसरा लोड कौन सा लगाएंगे, अब लोड की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तीसरा लोड लगाता हूँ, यहाँ पे इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड लगाता हूँ। यहाँ कौन सा लोड लगाएंगे, कैपेसिटिव लोड लगा देता हूँ। यहाँ पे ये लगाया सी लोड, क्योंकि लोड की प्रकृति चेंज कर दी मैंने आपको पहले था कि तीनों लोड अलग अलग लगा के देखेंगे। यहाँ लोड लगाया, अब बताओ क्या होगा, यहाँ लोड कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। लोड कैसा है, कैपेसिटिव लोड। वोल्टेज व धारा के बीच 90 डिग्री एंगल है, कैसा है, लीडिंग है। तो पावर फैक्टर कैसा रहेगा, कोस फाई कैसा है, लीडिंग रहेगा। यहाँ पर भी लीडिंग मतलब अग्रगामी रहेगा। यहाँ मैं अब उसको चेंज करने वाला हूँ, यहाँ उसके प्रकृति वो देखते जाना है यहाँ पे आप, ठीक है ना। ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी प्रकृति चेंज करता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा प्रभाव का नाम लिखेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइज, सॉरी मैग्नेटाइज इफेक्ट, मैग्नेटाइज चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या होता है, देखो लोड कैसा रहेगा चुंबकीय प्रभाव में, याद रखना लोड कैसा रहेगा। यहाँ पे लोड की बात की जाए तो लिख लेना, लोड रहेगा आपका कैपेसिटिव। लोड कैसा रहेगा, कैपेसिटिव लोड रहेगा। और करंट व धारा वोल्टेज के बीच एंगल कितना रहेगा, कोण 90 डिग्री। कैसा रहेगा, लीडिंग कोण रहेगा। पावर फैक्टर कैसा रहेगा, इस अल्टरनेटर का पावर फैक्टर कौन, पावर फैक्टर रहेगा लीडिंग, जिसको अग्रगामी कहते हैं हिंदी में, अग्रगामी पावर फैक्टर रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो आप लोग इतना जानते हो, आप लोग इतना जानते हो कि ये लोड बढ़ाएंगे, ये धारा बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो इसका मान बढ़ेगा, फाई एफ इसका मान बढ़ेगा। देखो इसका कनेक्शन किससे है, इसका कनेक्शन इससे है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एक तो ये बात आपको मैंने बता दी कि लीडिंग रहेगा। अब फाई ए समानुपाती आई ए होता है, लिख दाब देख रहे हो इसमें, कौन से में, इसमें आप लोग देख रहे हो कि फाई ए समानुपाती आई ए होता है, समझ गए। ये कब बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा, तो लोड बढ़ाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगी। आई ए बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, फाई ए बढ़ेगी। फाई ए बढ़ेगी, फाई ए मतलब आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा, और आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगी। कैसे होगी, चुंबकीय आर्मेचर रिएक्शन होगी आगे। और फाई, अब देखो ये आप लोग जानते हो कि इसमें आई ई वाई के बीच में कैसा कोण है, वी और ई आई के बीच में 90 डिग्री कोण है, लीडिंग कोण है दोनों के बीच में। तो लीडिंग कोण कैसा होता है, आपको लीडिंग कोण दिखाता हूं, देखो यहाँ पे
इतना तो आप लोग पहले जानते हो, शुरू में जब लोड नहीं लगाएंगे तो क्या था, ई उत्पन्न था और फाई था। तो ई यहाँ पे था और फाई एफ था, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री थे। लेकिन यहाँ पे अब देखो, ये तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं ये चित्र बता देता हूँ और दोबारा बना के दिखाऊंगा आप लोगों को इसको। दूसरा आ गया कि यहाँ पे ये ई है और ये आई ए है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री लीडिंग है क्या लीडिंग? लीडिंग का मतलब मैंने बताया कि जो राशि क्लॉकवाइज चलेगी वो लैगिंग रहेगी और जो राशि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी वो लीडिंग रहेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज धारा, वोल्टेज धारा ये है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। दोनों को मिलाऊंगा आप लोगों को। अब देखो दोनों देखना, ये दोनों, ये क्या है, ई है, ये क्या आपका, ये आपका फाई है। फाई कौन सा है, फाई एफ था। ये क्या आपका, नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भी फाई ए है और फाई ए के बदले में क्या मिलता है, फाई ए बढ़ता तो आई ए मिलता है, यहाँ भी आई ए फाई ए आता है। दोनों चुंबकीय फ्लक्स एक ही दिशा में आ गए, कितने, 90 डिग्री पे आ गए। दोनों चुंबकीय फ्लक्स एक ही दिशा में आ चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कौन सा प्रभाव होगा, ये होगा आपका मैग्नेटाइज इफेक्ट। कैसे आपको बताता हूँ, मैग्नेटाइज इफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हो गया, ये लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया आप लोगों का, क्योंकि ये मैग्नेटाइज इफेक्ट हो गया फाई एफ, क्या लिखेंगे, फाई एफ व फाई ए दोनों एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। अब देखो पहले क्या हो रहा था, ये चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा था, अब ये चुंबकीय फ्लक्स इसका सहयोग करेगा। तो लिख सकते हैं फाई ए, यहाँ लिखा है कि क्या लिख सकते हैं कि फाई ए फाई एफ का सहयोग करेगा, सहयोग करेगा, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे। कह सकते हैं कि फाई ए प्लस फाई एफ जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो बताओ कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई टी अधिक हुआ, फाई टी का मान अधिक हुआ, और फाई टी का मान लो या मैन का मान लो, मैन फ्लक्स अधिक हुआ और फ्लक्स का मान बढ़ता है। तो आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ई का सूत्र क्या होता है, ई का फॉर्मूला 4.44 फाई एफ एन टी, फाई एफ टी के डी के पी। ये किस में है, अल्टरनेटर में है, के डी के पी। तो फाई का मान बढ़ रहा है तो ई का मान बढ़ेगा। यहाँ फाई का मान बढ़ा है, किसने बढ़ाया, इस आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स इस मैन चुंबकीय फ्लक्स का सहयोग किया और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया। तो यहाँ क्या होगा बताओ, ईएमएफ घटेगा बढ़ेगा, बता सकते हो, ईएमएफ घटेगा या बढ़ेगा। यहाँ ई का मान किस में लिखेंगे, इसमें ई का मान बढ़ेगा, ई का मान बढ़ेगा। बाकी दोनों इफेक्ट में ई का मान कम हो रहा था, दोनों इफेक्ट में ई का मान कम था, यहाँ ई का मान बढ़ेगा और ई अपने को बढ़ानी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति फील्ड एक्साइटेशन के मान को कम करेंगे, वहाँ बढ़ाया था, यहाँ आई एफ के मान को कम करेंगे। इस स्थिति में आई एफ फील्ड एक्साइटेशन को कम करेंगे, तब जाके वोल्टेज बराबर होगा। ठीक है, तब जाके वोल्टेज बराबर होगा। और यहाँ लिख सकते हैं कि फाई एफ दोनों दिशा में रहेंगे तो फाई टी का मान बढ़ेगा और ई का मान, फाई टी का मान बढ़ेगा तो ई का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा, दोनों का मान। ये दोस्तों आप लोगों का पूरा था आर्मेचर रिएक्शन, किस प्रकार आर्मेचर होती है और कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार में क्या होता है, आप लोगों को मैंने फेजर डायग्राम के हिसाब से समझाया। फिर भी दोस्तों कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट से लिख के बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने कुछ छोड़ा नहीं आप लोगों के लिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा मैं आपको नहीं समझाया हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार व्यक्त हुए वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिक थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आएंगे सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप उस पे जाके बेल आइकन को दबाओ, जहाँ सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पे बेल आइकन का निशान आता है, जो सिंबल आता है उसको दबाओ, तब जाके कहीं आपको अपना नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।